हेलो बच्चों। तो कृषि चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक खेती की बात हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताई थी कि ये व्यापारिक खेती होती है। तो रोपड़ कृषि के बारे में कुछ बात हुई थी कि ये बड़े क्षेत्र पर काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसके साथ में आप किसी दूसरी फसल की बुआई नहीं कर सकते। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, चूँकि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक हुआ करता है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। यह है कि जब आप किसी भी फसल को आप बड़े क्षेत्र पर बोएंगे तो उसमें ज़्यादा पूंजी मतलब धन और ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्योंकि रोपड़ कृषि उसमें पौधों को रोपा जाता है, बुआई तो की नहीं जाती, तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। रोपड़ कृषि से जो भी उत्पादन होता है उसका इस्तेमाल हम उद्योग धंधों में करते हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। यहाँ पर रोपड़ फसलों के नाम दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। चाय है, ये भी रोपड़ फसल है। कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, मतलब इन जितनी चीज़ों के हमने नाम लिए इन सभी की पौध लगाई जाती है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ये हम सबको पता है कि रोपड़ कृषि में जो भी उत्पादन होता है उसको हम सीधे तौर पर खाने में प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसको हम उत्पादन उसका बिक्री के लिए करते हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार संबंधित महत्वपूर्ण बाजार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है कि जब हम इसका इस्तेमाल कृषि इसके उत्पादन का इस्तेमाल हम व्यापार के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है व्यापार किस माध्यम से होगा, परिवहन के माध्यम से होगा, और उसमें हम संचार का भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम खरीदार भी ढूंढेंगे, तो खरीदार ढूंढने चल के तो नहीं जाएंगे ना। चूँकि व्यवस्थाएं वैसी हो गई हैं तो उसमें हमें संचार की भूमिका भी दिखाई देती है। आगे देखते हैं सस्य प्रारूप। इसमें क्या है, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। हम भारत में किन किन फसलों का रोपण किन किन ऋतुओं में करते हैं, तो ये है रबी, खरीफ और जायद। तो रबी को पहले देखते हैं। रबी को शीत ऋतु में इसकी बुआई, इसका जो भौगोलिक दशाएं चाहिए उनके बारे में बात हुई है। तो रबी के लिए जो बुआई है ये हम सबको पता है शीत ऋतु में होती है, मतलब सर्दियों में होती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई होती है, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो गेहूँ है वो दिसंबर में बोते हैं। और ये गर्मी में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। सबने पता है ये बात कि दिसंबर या अक्टूबर में पहली बुआई शुरू हो जाती है और दिसंबर में सबसे लास्ट की बुआई होती है। लेकिन कटाई लगभग एक साथ होती है, जो कि अप्रैल से मई जून तक हुआ करती है, मई तक हुआ करती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसलें। रबी फसलें इसलिए कहा गया क्योंकि इन सभी फसलों को हम गेहूँ के साथ बोते हैं। गेहूँ तो बोया ही जाता है, गेहूँ के साथ हम जौ भी बोते हैं। मटर भी उसी समय की फसल है, चना भी उसी समय की फसल है और सरसों भी उसी समय की फसल है। तो अगर बात करें, ये पूछा जाए परीक्षा में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मुख्य रबी की फसलें बताइए, तो मुख्य रबी की फसलें या इनमें से 3 ऑप्शन आपको रबी की फसल का दे दिया, एक खरीफ का दे दिया, और ये पूछा कि इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है या इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी रबी की फसल की। तो ये जो रबी की फसलें हैं, ये यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। रबी की फसल का उत्पादन देश के बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर क्षेत्र जितना होता हमारा उत्तरी भाग है उसमें इसका उत्पादन होता है रबी की फसल का। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं के अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो महत्वपूर्ण राज्यों की अगर बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण गेहूं की फसल या रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण राज्य कौन से हैं, तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, ये आपके उत्तर पश्चिमी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये आपके उत्तरी राज्य हैं।
शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। शीत ऋतु के दौरान जो ये पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, इनसे जो होने वाली वर्षा है, इस ओर से होने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा है, इस फसल के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता से भी उपर्युक्त रबी फसलों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है कि गेहूं का जो उत्पादन है, इसमें वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि का कारण, मुख्य कारण है कि जो आपका हरित क्रांति है, जिसमें आप उन्नतशील बीज, उर्वरक, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके फसलों को उत्पादित करवाते हैं। तो इस वजह से इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, मतलब ज़्यादा उत्पादन होने लगा है। अब बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ की फसल यानी मक्का की फसल, हम सब ने पता है, इन सब चीज़ों को हमें खुद से रिलेट करना चाहिए कि मक्का की फसल, ये खरीफ की फसल की बात हो रही है कि ये मानसून के आगमन के समय, मतलब ये जून जुलाई में बोई जाती है। तो हम सब ने देखना है कि हमारे आसपास जो मक्का की फसल है वो जून जुलाई के आसपास बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य में ये कट जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें, मतलब मक्का के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे धान होता है इस समय, मक्का तो होती है, मक्के के साथ में ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है, तुअर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, इस प्रकार की यहाँ पर कुछ फसलें होती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ पे होती है, तो चावल की खेती की बात करें मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। अब अगर हम तट की बात करें आपसे, तो तट तो आपने पढ़े ही हैं, नहीं याद है तो दिमाग में बिठाइए कि ये जितना क्षेत्र है आपका, ये तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो कोंकण का तट आपका, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ये कोंकण का तट कहलाता है। इसके नीचे का कन्नड़ का तट कहलाता है, ये मालाबार का, ये आपका कोरोमंडल, और ये आपका क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जो है मक्का की खेती की जाती है। इसके अलावा बताया गया है मक्का और धान की खेती होती है। इसके अलावा बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और इन क्षेत्रों में, बिहार वगैरह में खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। क्या हुआ है कि जब इंदिरा गांधी नहरिया सिंचाई का साधन, चावल की खेती के बारे में बताया, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे उत्पादित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या कहेंगे कि सिंचाई की सुविधा है, वहाँ पर भी इस चावल की खेती का उत्पादन किया जा सकता है। तो पंजाब और हरियाणा में भी अब चावल का उत्पादन होने लगा और इसके उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य व्यापार है। जो हरियाणा और पंजाब में चावल उत्पादित किया जाता है, यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका उत्पादन होता है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। जिस चावल की बात हम लोग कर रहे हैं कि असम और पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 की फसलें बोई जाती हैं, तो यहाँ पर धान की तीन टाइम इसको बोया जाता है। ये 3 फसलें कौन सी हैं? औस, अमन और बोरो। चूँकि चावल इन क्षेत्रों का मुख्य भोजन है, इसलिए जैसे हम लोग अपने यहाँ अब 2 समय में या 2 फसलों में मक्का उत्पादित करने लगे, वैसे ही वहाँ पर 3 फसलें मक्का की चावल की उत्पादित की जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। इसी समय एक और फसल बोई जाती है जिसे जायद कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें होती हैं कि आप पे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलों की खेती होती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो बताया गया कि रबी और खरीफ फसल जब होती है, इन्हीं के मध्य में एक और फसल बोली जाती है जिसे कहा जाता है जायद की फसल। और इन जायद की फसलों में आप किसे रखेंगे? ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजे है। तो आपको इसका समय समझ में आ रहा होगा कि ये जून में, जैसे मार्च अप्रैल में इसकी बुआई हो जाती है और ये जून के समय तक ख़त्म हो जाती है, और जून में आप जो है खरीफ की फसल बो पाते हैं। तो कुछ हिसाब से इसका सिस्टम रहता है। और गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 साल लग जाता है। लगभग 1 वर्ष के बाद इस गन्ने की कटाई हो पाती है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और
कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, खाद्य फसलों की बात हो रही है, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट हैं। इस प्रकार की फसलें हमारे देश में खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं। चावल की बात करें अगर, तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चावल जो है चीन के बाद सबसे ज़्यादा कहीं उत्पादित किया जाता है तो वो है भारत में। ठीक है, चीन के बाद सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन चावल जैसे खाद्यान्न का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। यह एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया है कि इसकी जो बुआई होती है वो किस समय होती है, क्या कहेंगे इसका, जून के समय में होती है। जिसे उगाने के लिए अब यहाँ पे टेम्परेचर या परिस्थितियाँ चाहिए। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और आर्द्रता या वर्षा या नमी की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। इसीलिए इसको हम कम वर्षा ऋतु वाले या कम शुष्क क्षेत्रों में भी उत्पादित कर सकते हैं क्योंकि इतनी नमी की आवश्यकता होती है जिसका हम कृत्रिम साधनों से या सिंचाई के माध्यम से इसको उत्पादित कर सकते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। बात हुई आपसे। आगे चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों समझ रहे मेरे, पूर्वोत्तर के मैदानों की भी बात हो रही है। तटीय क्षेत्रों, तटीय हमने अभी आपको बताया, और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। अब डेल्टाई प्रदेशों की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा यहाँ पे जो आपके कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी ये नदियाँ निकली हुई हैं, तो ये तटों के किनारे छोटे छोटे डेल्टा भी बना करके चलती हैं। तो उन क्षेत्रों में भी, इन राज्यों के क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। क्यों इस फसल का उत्पादन संभव हो पाया? राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में भी चावल उत्पादित किया जाने लगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर जब से निकाली गई तब से यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान हो गया है। अब गेहूँ का देख लेते हैं। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न, मतलब सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है? ये है चावल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है? गेहूँ। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए, अब इसके लिए टेम्परेचर आपकी भौगोलिक परिस्थितियाँ का चाहिए। तो क्या है, रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु मतलब सर्दी चाहिए और पकने के लिए खिली धूप मतलब गर्मी चाहिए। तो समझ रहे हैं, सर्दी चाहिए मतलब अक्टूबर नवंबर का समय चाहिए बुआई के लिए, और पकने के लिए धूप चाहिए मतलब फरवरी मार्च का समय चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से दो मुख्य क्षेत्र हैं? एक है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, मतलब मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में उगाया जाता है गेहूँ। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इन राज्यों में मुख्य रूप से गेहूँ उत्पादित किया जाता है। और अगर क्षेत्र की बात करें, अगर राज्य की बात करता है कि किन राज्य में उत्पादित होता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आप कहेंगे। और अगर क्षेत्र की बात करता है कि गेहूँ उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र कौन हैं, तो ये हैं आपके गंगा सतलुज का मैदान और एक है दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। मोटे अनाज देख लेते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज इन्हें क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इनका जो क्या कहेंगे कि जो दाने होते हैं या जो इनका आकार होता है वो काफ़ी बड़ा। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। जैसे हमने कह दिया कि मोटे अनाज हैं तो मतलब हमारे खाने योग्य नहीं है क्या? नहीं, ये गेहूँ और चावल से ज़्यादा पोषक तत्व युक्त अनाज होते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? जैसे रागी है और आपका क्या कहेंगे ज्वार है, बाजरा है। ठीक, तो रागी में जो क्यों ये महत्वपूर्ण है, प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी प्राप्त होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। ज्वार की अगर बात करें तो मक्का के साथ ही ज्वार की बुआई होती है। आप सबने देखा होगा मक्का के साथ में ज्वार का, जैसे मक्का का बीज होता है वैसे ही ज्वार का भी एक लंबी सी डंडी में बहुत सारे बीज लगे हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से उसकी फसल होती है।
यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। चूँकि मक्के के साथ में होती है तो वर्षा पर भी निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो कि नम क्षेत्रों में उगाई जाती है तो अलग से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो बारिश का पानी होता है उसी से ये फसल उत्पादित हो जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब मोटे अनाज के अंतर्गत हम बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा जो है, ये बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कहाँ उत्पादित होता है? इसके लिए काली मिट्टी क्या, अगर बाजरे की बात करें कि किस मिट्टी में उत्पादित होता है तो आप काली मिट्टी बताएंगे। होता कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन अच्छा होता है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये अधिक रूप में उत्पादित की जाती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।